आज बात करते हैं भारतीय सिविल सेवा की, एक ऐसी पावरफुल संस्था जिसकी कहानी गुलामी के दौर से जुड़ी हुई है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक ऐसी सर्विस जो असल में भारतीयों को सत्ता से दूर रखने के लिए बनाई गई थी, वही सर्विस आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी बन गई। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं। ये जो स्टील फ्रेम वाली बात कही जाती है, मतलब वो मजबूत प्रशासनिक ढांचा जिसे अंग्रेजों ने बनाया था, आखिर वो था क्या और उसकी बुनियाद रखी कैसे गई थी? सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सिविल सेवा होती क्या है। आसान भाषा में कहें तो ये सरकारी अधिकारियों की वो टीम है जो देश का रोजमर्रा का कामकाज संभालती है। इनका काम ना तो पॉलिटिकल होता है ना ही जुडिशियल। इनका बस एक ही मकसद होता है, पूरे देश को एक साथ जोड़कर रखना और एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथली चलाना। तो इस कहानी की शुरुआत होती है इसकी ब्रिटिश नींव से। देखते हैं कि ये इतना बड़ा प्रशासनिक ढांचा तैयार हुआ कैसे। शुरुआती दौर की बात करें तो कॉर्नवालिस जैसे गवर्नर जनरलों ने इसे एक प्रोफेशनल रूप देने की कोशिश की। उन्होंने करप्शन को रोकने के लिए अधिकारियों की सैलरी बढ़ाई और उनके प्राइवेट बिजनेस करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी। और देखिए, एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ तब आया जब साल 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने सोचा कि क्यों ना नए अधिकारियों को भारत में ही ट्रेनिंग दी जाए। और इसी सोच के साथ कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला गया। ये यहीं भारत की जमीन पर ट्रेनिंग देने की पहली कोशिश थी। लेकिन लंदन में बैठे ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टरों को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने इस प्रस्ताव को फौरन खारिज कर दिया और सारी ट्रेनिंग लंदन के पास हेलीबरी कॉलेज में शिफ्ट कर दी। और यहीं से ये एक निर्णायक मोड़ बन गया, क्योंकि इसने भारतीयों को बाहर रखने और पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखने की नींव डाल दी थी। इस एक फैसले ने इंडियन सिविल सर्विस को एक ऐसा एक्सक्लूसिव क्लब बना दिया जिसके दरवाजे भारतीयों के लिए लगभग बंद ही थे। तो सवाल उठता है कि भारतीयों को बाहर रखने के पीछे वजह क्या दी गई। देखिए, ऑफिशियल लाइन ये थी कि भारतीय इस जिम्मेदारी के लिए अक्षम हैं, अविश्वसनीय हैं और वो ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की रक्षा कर ही नहीं सकते। भारतीयों के लिए इसमें शामिल होना लगभग नामुमकिन बना दिया गया था। सोचिए, एक के बाद एक कई दीवारें खड़ी कर भी गईं। पहली दीवार, एग्जाम सिर्फ लंदन में होता था। दूसरी, सिलेबस में ग्रीक और लैटिन जैसे यूरोपियन सब्जेक्ट्स भरे हुए थे। तीसरी, लंदन जाने का खर्च इतना ज्यादा था कि ज्यादातर भारतीय सोच भी नहीं सकते थे। और सबसे बड़ी चाल, एग्जाम देने की उम्र लगातार कम की जा रही थी। ये टाइमलाइन तो इस पूरी चाल को और भी साफ कर देती है। जरा देखिए, 1859 में उम्र थी 23 साल और महज 20 साल के अंदर 1878 तक इसे घटाकर 19 साल कर दिया गया। मतलब अब तो किसी भी भारतीय के लिए लंदन जाकर तैयारी करके ये एग्जाम पास करना लगभग नामुमकिन हो चुका था। लेकिन हर दीवार टूटती है और धीरे धीरे ही सही, इस मजबूत दीवार में भी पहली दरारें दिखने लगी थी। और इस बदलाव का पहला चेहरा बने एक बहुत ही साहसी भारतीय, सत्येंद्रनाथ टैगोर। वो पल वाकई में एक ऐतिहासिक पल था। 1863 में तमाम मुश्किलों को पार करते हुए सत्येंद्रनाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विस में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। ये उस मजबूत दीवार में पहली बड़ी दरार थी जिसे तब तक लोग भेदना नामुमकिन मानते थे। इसके बाद सुधारों का एक लंबा और बहुत धीमा सफर शुरू हुआ। पहले 1886 में एचिसन आयोग आया। उसने भारत में एग्जाम कराने की मांग तो ठुकरा दी, लेकिन उम्र सीमा बढ़ाकर वापस 23 साल कर दी। फिर कई सालों बाद 1912 में इस्लिंगटन आयोग ने सिफारिश की कि 25% ऊंची पोस्ट भारतीयों को मिले। और आखिरकार 1919 में मॉन्टेफोर्ड सुधारों ने पहली बार भारत में एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने का प्रस्ताव रखा। ये सब दशकों के संघर्ष का नतीजा था। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सर्विस के भारतीयकरण की प्रक्रिया को असल में रफ्तार दी। साल 1924 में ली आयोग की रिपोर्ट एक बहुत बड़ा कदम थी। इसने साफ साफ कह दिया कि अब सरकार को ऊंचे पदों पर भारतीयों की भर्ती में तेजी लानी ही होगी। दशकों के दबाव के बाद ये पॉलिसी में एक ऑफिशियल बदलाव का बड़ा संकेत था। अब ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ली आयोग का एक क्रांतिकारी फॉर्मूला था। उन्होंने कहा कि भविष्य में 40% भर्तियां अंग्रेजों की हों, 40% भारतीय सीधे भर्ती किए जाएं
और बाकी के 20% भारतीयों को प्रांतीय सेवाओं से प्रमोट करके लाया जाए। ये 40-40-20 का फॉर्मूला एक मील का पत्थर साबित हुआ। और इसका अल्टीमेट गोल क्या था? लक्ष्य ये था कि सिर्फ 15 सालों के अंदर भारतीय और यूरोपीय अधिकारियों की संख्या 50-50 के बराबर हो जाए। उस वक्त के हिसाब से ये एक बहुत ही बड़ा और महत्वाकांक्षी लक्ष्य था। इन सिफारिशों का सबसे बड़ा नतीजा ये हुआ कि आखिरकार भारत में पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुई और 1928 में इतिहास में पहली बार ये एग्जाम लंदन में नहीं बल्कि दिल्ली में हुआ। तो ये यात्रा हमें गुलामी के दौर से सीधे आज़ाद भारत की प्रशासनिक नींव तक ले आती है। फिर 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने इस प्रोग्रेस पर एक कानूनी मुहर लगा दी और इसी के तहत एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया, जिसने भर्ती प्रक्रिया को और भी मजबूत बना दिया। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 26 जनवरी 1950, जब आज़ाद भारत का संविधान लागू हुआ। इसी के साथ इस संस्था को एक नया और स्थायी नाम मिला, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी। जी हाँ, वही यूपीएससी जो आज भी भारत की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवाओं के लिए अधिकारियों का चयन करती है। इसकी जड़ें उसी लंबे और मुश्किल संघर्ष में हैं जिसकी कहानी हमने अभी देखी। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि एक ऐसी सिविल सर्विस जो भेदभाव और गुलामी की नींव पर बनी थी, आखिरकार खुद को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सेवा के लिए कैसे ढाल पाई? शायद यही इस स्टील फ्रेम की विरासत का सबसे पेचीदा और सबसे जरूरी